ठीक है भैया। तो कल हमने अपना नया चैप्टर स्टार्ट किया है विच इज, जिसे हम नई यूनिट क्या देते हैं, है ना, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट हमने शुरू किया है। मूविंग चार्ज एंड मैग्नेटिज्म हमारा ये चैप्टर चल रहा है, जिसके अंदर हमने लास्ट क्लास के अंदर कल हमने ये पढ़ा था कि ओस्टर्ड ने क्या एक्सपेरिमेंट करा, जिससे ये पता चला कि भाई हमारे इलेक्ट्रिकल या फिर इलेक्ट्रिसिटी अगर हम किसी कंडक्टर से पास कराते हैं तो उसके आसपास, उसकी विसिनिटी के अंदर हमारी मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होती है। और नॉट ऑडिबल, बेटा मैसेज से ही बताओ, आपकी तो आवाज़ ब्रेक हो रही है लोगों को। सर स्पीड तो बिल्कुल बढ़िया वाली आ रही है इसमें। सुन पा रहे हैं ना मुझे? ठीक है ठीक है। हाँ, तो फिर हमने क्या बताया था कि ओस्टर्ड एक्सपेरिमेंट बताया था, जिसने ये कर रहा था कि भाई ओके हाँ, तो भाई अगर हमारे किसी कंडक्टर से अगर इलेक्ट्रिसिटी आप पास कराओगे तो उसके आसपास की जगहों पर उस करंट कैरिंग कंडक्टर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होती है। फिर उसकी डायरेक्शन वगैरह का भी हमने देख लिया है ना, कि स्नो रूल, कि भाई जो हमारा कंपास है वो स्नो रूल की मदद से हम पता लगा लेंगे कि भाई वो किधर साइड उसका नॉर्थ पोल डिफ्लेक्ट करेगा। एम्पियर स्विमिंग रूल भी हमने आपको बता दिया लास्ट क्लास के अंदर। अब हम आगे आते हैं, रूल्स टू फाइंड आउट द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। एक और रूल आता है अब मैग्नेटिक फील्ड की। अभी तो ये स्नो रूल और एम्पियर स्विमिंग रूल ये किस लिए थे भाई? ये नॉर्थ पोल जो हमारा मैग्नेटिक कंपास था उसका नॉर्थ पोल किस साइड डिफ्लेक्ट होता है वो बताने के लिए थे। अब जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ, इट इज द रूल टू फाइंड आउट द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। भाई हमारी मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी ये बताने के लिए मैं आपको रूल बताने जा रहा हूँ, एंड इट इज कॉल्ड राइट हैंड थंब रूल। राइट हैंड थंब रूल। देखो आराम आराम से पढ़ेंगे इसे, एक एक ही बार में ये सारी बातें समझ में आती जाएंगी। जैसे जैसे मैं एक्शन से आपको समझाऊं वैसे वैसे एक्शन आपको भी करके समझना है, तभी मजा आएगा पढ़ने में। ठीक है भाई, राइट हैंड थंब रूल क्या कहता है? पहले ये हम यूज किस लिए करते हैं पहले ये समझ लेते हैं। दिस रूल इज यूज टू फाइंड आउट द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, इस रूल का क्या यूज किया जाता है, क्यों यूज किया जाता है? मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन का पता करने के लिए, ड्यू टू सर्कुलर करंट कैरिंग कॉइल। ठीक है, अगर हमारी जो कॉइल है वो सर्कुलर है, मतलब आप ऐसा समझिए कि आप जो एक वायर लेकर आए हैं जिसके अंदर से हमारा जो करंट दौड़ रहा है वो ऐसे सर्कुलर है। ठीक है, तो इसकी वजह से हमारी मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन किस साइड होगी या किस डायरेक्शन में होगी, अगर वो पता लगाना है तो उसके लिए हम यूज करते हैं राइट हैंड थंब रूल। राइट हैंड ये है अपना, तो जरा अपना राइट हैंड सब लोग देख लें कि राइट हैंड कौन सा वाला है। मैं आपको बताने वाला हूँ कैसे लगाओगे इसे। ठीक है भाई, पहले तो हमें ये मालूम होना चाहिए कौन सा रूल किस लिए। तो राइट हैंड थंब रूल किस लिए भाई? अगर हमारा कोई वायर जो कि सर्कुलर शेप का है तो उसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन अगर आपको निकालनी है देन यू विल यूज राइट हैंड थंब रूल। तो देखो होता क्या है, मेथड तरीका क्या है, लिखा हुआ है encircle the fingers of right hand in the direction of current, then the thumb of the right hand will be the direction towards the magnetic field। क्या कह रहे हैं, नहीं आया समझ में? मैं बता देता हूँ भाई। मान लीजिए कि जो आपकी करंट भैया तो ऐसे घूम रही होगी क्लॉकवाइज, घंटे के हिसाब से अगर कोई चीज घूमती है तो उसको क्लॉकवाइज कहते हैं, उसके अगेंस्ट घूमती है तो एंटी क्लॉकवाइज। तो अगर ये हमारा इस करंट कैरिंग कॉइल के अंदर जो कि सर्कुलर है उसमें अगर क्लॉकवाइज करंट अगर हमारी घूम रही है इस टाइप से, ठीक है, तो इसकी वजह से अगर आपको मैग्नेटिक फील्ड का पता करना है कि किधर होगी तो देखो क्या करो, अपना राइट हैंड लीजिए, सब लोग अपना राइट हैंड ऊपर करो दोनों। अब जिस डायरेक्शन में ये हमारा करंट घूम रहा है उस डायरेक्शन में अपना हाथ ऐसे करके अपनी फिंगर्स को टर्न करिए। फिर बता रहा हूँ भाई, ये मेरा ऐसे घूम रहा है क्लॉकवाइज, तो इसी को पर ऐसे रख के अपनी फिंगर्स को ऐसे सर्कुलर मोशन में घुमाइए और बंद कर दीजिए। अब ये जो मेरा थंब है
ये थंब ये मेरा खुला रहेगा। अब ये जो थंब की डायरेक्शन आ रही है वो किधर आ रही है, ऐसे बोर्ड के अंदर जा रही है। वो मीन्स जो मेरी मैग्नेटिक फील्ड की जो डायरेक्शन होगी वो क्या होगी, हम उसको क्रॉस से भी रिप्रेजेंट करते हैं, मीन्स वो होगी इनवर्ड। मीन्स बोर्ड के परपेंडिकुलर है और अंदर की तरफ जा रही है, बिल्कुल सेम ऐसे परपेंडिकुलर है और ऐसे अंदर की तरफ जा रही है। कैसे करा भाई, मैं मान लीजिए कि भाई ये मेरी अगर करंट कैरिंग कॉइल है सर्कुलर, ठीक है, और ये ऐसे अगर मेरे उसके अंदर करंट घूम रहा है ऐसे, तो मैं ऐसे लूंगा, करंट की मोशन में मैं अपने फिंगर्स को लूंगा, तो ये जो मेरी अगर यहाँ पे कॉइल है तो इसमें से जो मेरा करंट जा रहा है वो ऐसे जा रहा है। तो एग्जाम्पल दूं क्या, ये समझ में आ गया, ये बताओ पहले। ठीक है, आ गया। एंड डिलीवरी फॉर इजी है, सिंपल सा। अच्छा जरा अब आप लोग बताओ, आप लोग भी तो लगा के देखो, जब तक देखो मैं बता रहा हूँ आप खुद से करके नहीं देखोगे ना समझ में नहीं आएगा। फिर अभी तो समझ में आ जाएगा, लेकिन बाद में जब पढ़ने बैठोगे तो कहोगे अरे सर कैसे हाथ घुमा रहे थे अपने, समझ में नहीं आ पा रहा। ये तो चलो इजी वाले हैं, लेकिन आगे जाएंगे तो खुद ही कर करके देखो भैया। अब ये तो दिख नहीं रहा कि आप लोग क्या करते हैं। अब देखो ये हमारी अगर एक और करंट कैरिंग कॉइल है और इसके अंदर जो करंट है अगर हमारी इस डायरेक्शन में मूव कर रही है, मीन्स इट इज एन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। तो अभी एंटी क्लॉकवाइज है तो उंगलियों को जब आप घुमाओगे तो भाई ऐसे तो घुमा नहीं सकते, वो करंट ऐसे घूम रही है तो उंगलियों को आप ऐसे घुमाओगे ना, इसी सर्किल के मोशन में, इसी सर्किल के मोशन में आ जाओ भाई, आ जाओ ऐसे करके आ जाओ, है ना। तो अब यहाँ पे ये जो थंब आया है, ये थंब ये आपकी तरफ आ रहा है भाई। मीन्स इस पॉइंट पर जो हमारी इस कॉइल की वजह से जो हमारी मैग्नेटिक फील्ड होगी वो उसके सेंटर के अलोंग परपेंडिकुलर होगी और बाहर की तरफ होगी, ऐसे बाहर की तरफ होगी। तो इसको हम डॉट से भी रिप्रेजेंट करते हैं जब ये आउटवर्ड होती है। ये इनवर्ड थी, ये आउटवर्ड है। क्लियर हुआ दोनों को? ठीक है, नोट क्या कह रहे हैं, मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ ड्यू टू सर्कुलर करंट कैरिंग कॉइल इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ कॉइल। तो हमेशा याद रखिए कि अगर हमारी करंट कैरिंग कॉइल के अंदर से जो इलेक्ट्रिक करंट अगर आप पास करवा रहे हो तो उसकी वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड होगी वो उस प्लेन के हमेशा परपेंडिकुलर होगी। देखो ये जो मैंने बनाई है ये हमारी बोर्ड की प्लेन है, मीन्स ये एक्स एक्सेस में मान लेता हूँ या वाई एक्सेस मान लेता हूँ, तो एक्स वाई प्लेन में है। तो ये जो हमें डायरेक्शन जो मिल रही है वो बाहर वाला जो एक्सेस होता है जिसको हम जेड एक्सेस कहते हैं उसमें तो मिल रही है। मीन्स लाइक दिस कि भाई ये हमारा इस टाइप का अगर ये 3 एक्सेस होते हैं ना हमारे फ्रेम ऑफ रेफरेंस के हिसाब से, हो जाओ गई। अरे देखो भाई ये 3 एक्सेस हमारे जेड एक्सेस, वाई एक्सेस और एक्स एक्सेस। ये मैंने माना कि ये वाला और ये वाला ये मेरा एक प्लेन है, यहाँ पे मेरी कॉइल रखी हुई होगी, है ना, ऐसे सर्कुलर। तो इसकी वजह से ये तो डायरेक्शन ऐसे आ रही है, आगे की तरफ आ रही है, जैसे वो पीछे की तरफ जा रही है, लेकिन इस प्लेन के परपेंडिकुलर ही तो है। ये तो ये जो मेरा ब्लू वाला मार्कर है ये पॉजिटिव जेड एक्सेस कह सकता हूँ, ये सिर्फ पीछे की तरफ जा रही होगी इनवर्ट, तो ये नेगेटिव जेड एक्सेस हो जाएगा, पीछे की तरफ जा रही होगी, ठीक है। लेकिन ये तो आगे होगी ये पीछे होगी, तो हमेशा ये हमारी जिस प्लेन के अंदर हमारी कॉइल रखी है उसके परपेंडिकुलर होगी। ये तो बाहर निकलती भी होगी या फिर अंदर जाती भी होगी, लेकिन परपेंडिकुलर होगी। चलिए हम आगे आते हैं। इनवर्ड, अब जो मैंने बताया ना कि इनवर्ड होगी अंदर की तरफ जा रही है, तो उसको आप इनवर्ड भी कह सकते हो। डाउनवर्ड मत कह देना, अगर डाउनवर्ड कहना ही है तो आप वर्टिकली डाउनवर्ड कहना, कभी सीधी सीधी अंदर जा रही है, वर्टिकली डाउनवर्ड ये कह सकते हो, या फिर नेगेटिव जेड एक्सेस भी कह सकते हो। मैंने अभी आपको एक्सेस में दिखाया ना, तो आप उसको नेगेटिव जेड एक्सेस भी कह सकते हो, क्योंकि हमने अगर कंसिडर करा कि भाई ये एक्स वाई प्लेन के अंदर रखा हुआ है तो वो अंदर जा रही है तो नेगेटिव जेड एक्सेस हो जाएगा, ठीक है। और अगर हम इसकी बात करें आउटवर्ड की, तो उसको आप आउटवर्ड भी कह सकते हैं, अपवर्ड नहीं कहेंगे, वर्टिकली अपवर्ड कह सकते हो, या फिर आप क्या कह सकते हो, अवे फ्रॉम द प्लेन ऑफ पेपर कह सकते हो। अगर जिस पेपर पे आपने ये बनाया है
उससे अवे दूर जा रहा है, अवे फ्रॉम द प्लेन ऑफ पेपर कह सकते हो। और बस ये पॉजिटिव जेड एक्सिस कह सकते हैं। तो ये भी हमारी सारी बातें एक ही हैं। अब आगे आता है हमारा ये वाला राइट हैंड थंब रूल हो गया। उम्मीद है कि आपको अच्छे से समझ में आया हो, मैंने कोशिश करी बताने की। अब आगे आता है हमारा राइट हैंड पाम रूल। ये भी बहुत ईजी सा है और उसको भी ध्यान से सुनोगे तो ये भी ऐसे समझ में आ जाएगा। राइट हैंड पाम रूल। देखो भी इसमें भी आपका राइट हैंड का यूज होने वाला है, तो अपना राइट हैंड को जरा तैयार कर लें। तो राइट हैंड पाम रूल नंबर 1 है ये। हाँ, इस चीज का भी ध्यान रखो, राइट हैंड पाम रूल नंबर 1 है ये। मीन्स आगे 2 भी आपको मिलेगा कुछ टाइम के बाद, अभी 1 है ये। क्या कह रहा है ये, देखिए नोट्स अपने। दिस रूल इज यूज टू फाइंड आउट द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर। भाई इस रूल का आप यूज करते हो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन निकालने के लिए जब हमारा जो कंडक्टर होता है वो स्ट्रेट होता है। अभी वही सर्कुलर वालों की तो बात हो गई, अगर सर्कुलर शेप में होगा हमारा कंडक्टर, लेकिन जब स्ट्रेट होगा तो उसकी डायरेक्शन का कैसे पता करोगे? तो उसके लिए आप यूज करेंगे राइट हैंड पाम रूल नंबर 1। अब इसका मेथड क्या है जरा समझिए। पहले हम नाम दे देते हैं कि भाई किस चीज का क्या काम है। मेथड क्या लिखा हुआ है, थंब। मीन्स आपका राइट हैंड का थंब ही हो गया भाई। इसका काम क्या है, इसको आप रखोगे थंब को इन द डायरेक्शन ऑफ करंट। करंट के डायरेक्शन में आप इस बार अपने थंब को रखने वाले हैं। और बाकी की ये जो आपकी 4 फिंगर्स हो गई, भाई ये थंब हो गया, बाकी की ये जो 4 फिंगर्स हो गई इनको कहाँ रखोगे, टूवर्ड द पॉइंट ऑफ कंसंट्रेशन। मतलब इन 4 उंगलियों को आपको उधर रखना है जिधर आप मैग्नेटिक फील्ड निकाल रहे हो। सुनते जाइए, आ जाएगा, ठीक है। तो अब आपका ये जो पाम है उससे जो आप पुश लगाओगे उस जगह पर, तो वो जो पुश होगा वो ही मैग्नेटिक फील्ड की आपको डायरेक्शन देगा। नहीं आया कोई बात नहीं, मैं बता देता हूँ एग्जाम्पल से। कि मान लीजिए कि दिस इज योर कंडक्टर और इसके अंदर जो करंट जा रही है वो नीचे से ऊपर की तरफ जा रही है। तो हमने क्या बताया कि थंब को हम जो रखते हैं करंट के डायरेक्शन में रखते हैं। तो अपना जो राइट हैंड है वो जरा फोन को पर आप अपनी ऐसे रखो, जैसे ये आपको करंट कंडक्टर दिख रहा है ना ऊपर की तरफ, तो अपना ये वाला थंब ऊपर लो और ऐसे रखो। अब देखो इसकी जो स्ट्रेट कैरिंग कंडक्टर है हमारा, तो इसकी 2 साइड है भाई, एक इधर एक इधर। तो अब सवाल ये है कि भाई आप निकाल के देते है ना। तो मान लीजिए कि भाई अगर हमें इस साइड निकालना है, इसको मैं क्या कह दूँ, आर कह देता हूँ, कुछ भी कह सकते हैं ऐसा। तो इसको मैं पॉइंट बी कह रहा हूँ भाई, चलो। तो पॉइंट बी की तरफ मान लीजिए यहाँ पे एक हमारा पॉइंट बी है, तो इस करंट कैरिंग कंडक्टर की वजह से इस पॉइंट बी के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड की नहीं, इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं, मैग्नेटिक फील्ड पड़ता है ना। मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी, कैसे पता करोगे भाई? सबसे पहले अपना जो अंगूठा है उसको आप कंडक्टर की करंट के डायरेक्शन में रखो। तो भाई करंट नीचे तो ऊपर जा रही है, तो मैंने अंगूठा को ऊपर रखा है। ऊपर से नीचे जा रही होती तो अपने थंब को मैं ऐसे रखता, फिर उल्टा। अभी नीचे से ऊपर जा रही तो ऐसे रखता, ठीक है। अब मैंने क्या बताया था, ये जो आपकी 4 फिंगर्स है ये उस साइड होनी चाहिए जिधर आपको मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है। तो भाई इधर से तो निकालनी है बी पे, तो मैंने ऐसे रख रखा है। अब कह रहे हैं डायरेक्शन ऑफ पुश बाय पाम। अब ये जो आपका हाथ है, अगर आप इसको ऐसे दबाओ, तो ये दबा रहे हो तो ये जो हमारी मैग्नेटिक फील्ड की जो डायरेक्शन है ये बोर्ड के अंदर जा रही है, मतलब बी पॉइंट के लिए। तो बोर्ड के अंदर जाने को हम क्या कहते हैं, डाउनवर्ड या आउटवर्ड या इनवर्ड या कुछ और, इन तीनों में से इनवर्ट कहेंगे, शाबाश। तो यहाँ पर ये हमारी अंदर जा रही है, तो हम यहाँ पे क्रॉस का साइन बना देते हैं। क्रॉस का साइन का मतलब हमारा इनवर्ट हम कहते हैं, इनवर्ट। अब ऐसे ही अगर मुझे यहाँ पे मेरा कोई पॉइंट है, इसको मैं ए पॉइंट कह रहा हूँ, अब इसकी वजह से मुझे निकालनी है, तो जरा आप रखो अपना हाथ। अब देखो क्या होगा, हम तो आपका नीचे तो ऊपर जाना है क्योंकि करंट तो वही है, लेकिन
अब क्या करना है, उंगली उधर रखनी है जिधर आपको मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है। तो उंगली तो भाई मेरी इधर आ रही है, इधर तो आने नहीं, तो मैं क्या करूं बताओ? हाथ ऐसे घुमाऊं क्या? घूम ही नहीं पाएगा, तो ऐसे कर लो। मैं ऐसा कर रहा हूं तो देखो मेरा थंब ऊपर हो गया और मेरी चारों उंगली जो है वो इस पॉइंट की तरफ आ गई। अब मेरा जो पाम का जो पुश है तो वो इधर साइड आ रहा है, हथेली हथेली पाम, तो पाम का जो हमारा पुश है वो अब मेरी साइड आ रहा है। तो मतलब ए पॉइंट के ऊपर जो हमारी मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन हो गई वो किधर हो गई, इनवर्ड या आउटवर्ड? आउटवर्ड। शाबाश। ऐसे बताते हैं अभी। अगर मैं आप लोगों से पूछ लेता हूँ कि समझ में आया या नहीं आया। अब बताइए कि भाई मेरा एक ये वायर है जिसके अंदर करंट ऊपर से नीचे की तरफ जा रही है, तो इस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी? ये पॉइंट आपको दिख रहा है, करंट मेरे ऊपर से नीचे जा रही है, तो बताइए जल्दी से, देखते हैं कौन से बताता है। आउटवर्ड तलवीर का है। लबीब आप क्या करेंगे, इनवर्ड या आउटवर्ड? लबीबा इनवर्ड कह रही हैं, तो 50-50 चांसेस हैं। तो ये तो बात तय है कि एक हारने वाला है एक जीतने वाला है। तो देखते हैं, हिंदुस्तान की शान दलवीर कौर, क्या ये गोल कर पाती हैं? ये फिर हिंदुस्तान को फिर से शिकस्त का सामना करना पड़ेगा और हमें लगता है कि शायद करना पड़ेगा। ठीक है भाई, ये जो हमारा थंब है ये होना है करंट के डायरेक्शन में, तो करंट के डायरेक्शन में होना है तो मीन्स अंगूठा तो हमारा थंब जो है वो नीचे की तरफ जाएगा भाई। उंगली जो मेरे जानी है किधर जानी है, इस पॉइंट की तरफ जानी है। ऐसे हो गया, और जब ये ऐसे हो गया तो मैं पुश तो ऐसे नीचे को लगा रहा हूँ ना, तो मतलब ये कहाँ जा रहा है, अंदर जा रहा है भाई, बाहर आ रहा है? तो अंदर जा रहा है, तो ये इनवर्ड हो गया भाई। इनवर्ड के लिए क्रॉस बनाते हैं। क्लियर हुआ जल्दी? अरे भाई ऊपर जो है हमारा करंट नीचे तो बजा रहा है, तो थंब जो है मैं करंट के डायरेक्शन में रखूंगा। रखो जरा अपना, देखो जरा फोन में तो आपको दिख रहा होगा, तो अपना अंगूठा भी करंट के डायरेक्शन में रखो। ऐसे ऊपर कर लिया हम सब। अब उंगली उधर करनी है आपको जिधर निकाल रही हो मैग्नेटिक फील्ड, तो बी पॉइंट पे निकालनी है अगर, तो उंगली इधर कर दीजिए। तो धक्का लगाएंगे आप हाथ से, तो अंदर को तो लग रहा है। अब मैं अगर इधर की बात करूं तो अंगूठे मेरा भी ऊपर ही है, हम सब बना लो, उंगली मोड़ लो। अभी ये मेरा करंट की डायरेक्शन ऊपर हो गई। अब निकालना मुझे ए पर है, तो उंगली मुझे इधर लानी है, तो इधर लानी है, तो भी ये हाथ ऐसे हो जाएगा। अब हाथ ऐसे हो जाएगा, तो अब जो धक्का लगेगा वो मेरे तरफ से लग रहा है, तो धक्का तो हम पाम से लगाने वाले हैं ना, क्या उल्टा हाथ से धक्का नीचे को लगाने लगो। पाम जो आ रहा है, ये देख लो कि पाम किधर आ रहा है, तो हमारा जो पाम है वो हमारे इधर आ रहा है, तो आगे ऐसे करके लग रहा है, तो ये आउटवर्ड हो गया। इनवर्ट के लिए क्रॉस, आउटवर्ड के लिए डॉट। अब भी नहीं आएगा? अच्छा जी, ऐसे ऐसे छोड़ूंगा नहीं मैं। अगर आप ही बताओ, इधर बी पॉइंट पे हमारी करंट की मतलब मैग्नेटिक फील्ड की क्या डायरेक्शन होगी? हम किधर रख रही हो, नीचे से ऊपर रख रही हो, ऊपर से नीचे रख रही हो? पहले तो ये बताओ। अपना जो थंब रख रही हैं आप नीचे वाला, इसको करने के लिए कैसे रख रही हो, ऐसा या फिर ऐसा? थंब अप या थंब डाउन? थंब डाउन कर लिया। अब उंगली किधर करनी है, ए की तरफ, बी की तरफ?
हाँ जी, आ तो गया, तो आ तो गया, समझ में आ गया, शाबाश। चलिए आगे बढ़ते हैं। इनको इतना आराम आराम से इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि आगे इसकी बहुत जरूरत पड़ेगी। इतनी सिंपल सी चीज़ है, लेकिन वो ये है कि समझ में आने में, बस एक बार समझ में आ गई तो फिर तो आ ही जाती है, कोई टफ चीज़ नहीं है। अब हम आगे आते हैं। मैग्नेटिक फील्ड होती क्या है, इसकी क्या डेफिनेशन है, क्या फॉर्मूला है ना। तो आता है अब हमारा न्यू टॉपिक, डेफिनेशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ, या फिर मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी भी कहते हो, या फिर हम इसे मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन भी कहते हैं। लो भाई, 3 नामों से जानी जाती है। मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ भी कहते हैं हम इसे, और मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी, मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी भी कहते हैं। अच्छा जी, और मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन भी कहते हैं। इंडक्शन। तो अगर आपको ये निकालनी है तो भाई इसके लिए हम थोड़ा सा ग्राफ समझ लेते हैं। ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, और जेड एक्सिस कहाँ होता है, ऐसे बाहर होता है, आउटवर्ड होता है जेड एक्सिस भी। लेकिन भाई मैं ऐसे आपको दिखा तो नहीं सकता ना हवा में बना के, कि हवा में मार कर चले गए, तो इसलिए फिर मैं उसको इधर दिखा देता हूँ। तो आप ऐसे समझे, उठा हुआ है बाहर। ठीक है, अब हमने माना कि हमारा एक चार्ज है, चार्ज Q, जो कि एक्स एक्सिस से थीटा एंगल पर एक्स और जेड वाली प्लेन है, नीचे वाली प्लेन की मैं बात कर रहा हूँ भाई। एक ये खड़ी प्लेन हो गई जिसको हम एक्स वाई कहते हैं, है ना। एक ये साइड वाली प्लेन हो जाती है जिसको हम वाई जेड कहते हैं, और एक नीचे वाली होती है जिसको हम एक्स जेड कहते हैं। तो एक्स जेड प्लेन के अंदर भाई हमारा ये थीटा, एक्स एक्सिस से थीटा डायरेक्शन पे एक हमारा चार्ज है Q, जो कि v वेलोसिटी पे चल रहा है। ठीक है, एक चार्ज Q है हमारा यहाँ पर, जो कि v वेलोसिटी से चल रहा है। अब वेक्टर के अंदर आपने 11th क्लास में तो पढ़ा ही होगा कि जब हमारा वेक्टर दो एक्सिस के बीच में होता है तो उसके हम हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल कंपोनेंट करते हैं। तो एक भाई आपका जो वेक्टर की डायरेक्शन आएगी, जो वेलोसिटी आ रही है, तो उसको आप एक्स में और जेड के टर्म्स में रिप्रेजेंट करोगे, तो कैसे हो जाएगा भाई, जिसके साथ वो थीटा बनाता है तो उसका कॉस थीटा हो जाता है, और जिसके साथ वो थीटा नहीं बना रहा होता उसका साइन थीटा हो जाता है। तो अगर मैं इसकी बात करूं ऐसे, अगर मैं इसके कंपोनेंट करें तो एक्स एक्सिस की डायरेक्शन में जो मेरी वेलोसिटी आएगी ये, तो ये आ रही है मेरी v cos थीटा, क्योंकि इसके साथ थीटा बन जाता है, और z के साथ नहीं बन रहा है, तो ये जो आ रही है इसको मैं क्या कह देता हूँ भाई, v sin थीटा। ओके, और जो भाई मेरी मैग्नेटिक फील्ड है, तो मैग्नेटिक फील्ड की जो डायरेक्शन है वो इधर है, एक्स एक्सिस की तरफ हो गई। ठीक है, ऐसा हुआ कि जो मेरी मैग्नेटिक फील्ड है उसकी डायरेक्शन एक्स एक्सिस की तरफ है। तो अब पढ़ते हैं क्या लिखा हुआ है। मैग्नेटिक फील्ड अराउंड अ करंट कैरिंग कंडक्टर और मैग्नेट is the space around it in which its magnetic effect can be experienced। तो ये आपकी डेफिनेशन हो गई कि भाई मैग्नेटिक फील्ड होती क्या है। तो मैग्नेटिक फील्ड किसी भी करंट कैरिंग कंडक्टर के आसपास या फिर किसी भी मैग्नेट के आसपास की वो जगह जहां पर उसका मैग्नेटिक इफेक्ट एक्सपीरियंस किया जा सके, तो उसी को हम क्या कहते हैं, मैग्नेटिक फील्ड कहते हैं। अब टू डिफाइन द मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ, अगर अब आपको मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ को डिफाइन करना है तो सबसे पहले आपको मैग्नेटिक फोर्स पता लगानी पड़ेगी। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट अस फाइंड आउट द एक्सप्रेशन ऑफ मैग्नेटिक फोर्स एक्टिंग ऑन अ चार्ज पार्टिकल मूविंग इन अ मैग्नेटिक फील्ड। तो भाई ये जो हमारा चार्ज पार्टिकल Q है जो कि इस मैग्नेटिक फील्ड के अंदर मूव कर रहा है v वेलोसिटी से, तो इसके ऊपर फोर्स कितनी लग रही है ये पता लगाना पड़ेगा आपको। मैग्नेटिक फील्ड तो खुद ही आ जाएगी, ऐसा इसमें लिखा हुआ है। तो देखो जरा, बहुत ही सिंपल है।
तो अब ये जो हमारी मैग्नेटिक फोर्स है जिसको हम एफ से ही रिप्रेजेंट करेंगे, तो मैग्नेटिक फोर्स जो आ रही है जिसको हम एफ से रिप्रेजेंट कर रहे हैं वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी? चार्ज के। मीन्स जितना ज्यादा चार्ज होता है उसके ऊपर मैग्नेटिक फील्ड की वजह से फोर्स भी उतनी ज्यादा लगेगी। ये बात यहाँ पे है। दूसरा, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी v sin थीटा के। मीन्स उस आपके जो चार्ज है उसकी उस वेलोसिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी जो कि मैग्नेटिक फील्ड से परपेंडिकुलर है। देखो मैग्नेटिक फील्ड एक्स एक्सिस में और आपका कुछ एंगल पे ये v वेलोसिटी है, लेकिन इससे परपेंडिकुलर कौन है? z एक्सिस। ये 90 का तो एंगल होता है एक्स और z के बीच में, तो भाई परपेंडिकुलर वाली वेलोसिटी तो v sin थीटा हो गई ना। फिर तो क्या बताया, मैग्नेटिक फोर्स हमारी जिस डायरेक्शन में हमारी मैग्नेटिक फील्ड है उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में जो हमारी वेलोसिटी होती है उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। तो मीन्स एफ जो है वो v sin थीटा के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आ गया। भाई बहुत अच्छी बात, तो देखो नोट में लिखी हुई है ये बात कि v sin थीटा क्या है? हमारी वेलोसिटी का वो कंपोनेंट है जो कि मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर है। एक्स और जेड के बीच में 90 का एंगल होता है ना। चलिए ये बात क्लियर हो गई। और ऑल्सो ये भाई एक इक्वेशन ये बन गई, दूसरी ये बन गई, एक और बना देते हैं। ये भी हमें मालूम ही है कि भाई जितनी ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड होगी उतनी ही ज्यादा मैग्नेटिक फोर्स होगी। सिंपल सी बात है। तो एफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बी। भाई मैग्नेटिक फील्ड को हम बी से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। कभी ये सोच रहे हो बी क्या आ रहा है? मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन दिखाई ना, यहाँ पे बी लिखा था मैंने। तो हमारी जो मैग्नेटिक फोर्स है वो भी मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो अब अगर इन तीनों इक्वेशन को मैं आपस में कंबाइन करूं तो यहाँ से क्या निकल कर आ रहा है? एफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्यू वी बी साइन थीटा। ये तीनों को साथ में लिख दिया। फिर वही बात, अब मैं प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाऊंगा तो भाई क्या आना चाहिए यहाँ पर? इक्वल लगा के बताइए। जब प्रोपोर्शनलिटी का साइन हम हटाते हैं तो क्या आता है? कांस्टेंट आता है भाई, आपके पास नहीं आता है। चलो एफ इक्वल्स टू के आ गया है ना, के क्यू वी बी साइन थीटा, ये बन गया हमारा। और आगे आते हैं अब यहाँ पे ये जो के है ये हमारा कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी है और इसकी जो वैल्यू होती है ना, हुज वैल्यू कम्स टू बी एफ, नहीं हुज वैल्यू कम्स टू बी 1। ये जो हमारा कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी है यहाँ पे इसकी के की वैल्यू जो होती है वो 1 होती है भाई। वहाँ पे नोट्स में आपको शायद लग रहा होगा कि के की वैल्यू वो एफ है, एफ नहीं है 1 है वो। तो तभी तो आपका एफ इक्वल्स टू भाई के की जगह पर 1 रख दोगे आप तो वो क्यू वी बी साइन थीटा फॉर्मूला बनेगा। तो के की वैल्यू 1 है, सही कर लीजिए नोट्स में। तो यहाँ से हमारी जो मैग्नेटिक फोर्स निकल कर आ रही है इट इज इक्वल्स टू क्यू वी बी साइन थीटा। अब और आगे आते हैं। अब अगर मान लीजिए कि मेरा ये जो चार्ज है क्यू की वैल्यू वो भी 1 है, जो वेलोसिटी है v वो भी 1 है, और ये जो मेरा साइन थीटा है यहाँ पे थीटा अगर मेरा 90 है तो साइन 90 की वैल्यू क्या होती है? 1। तो अगर ऐसा हो गया मीन जब q की वैल्यू भी 1, v की वैल्यू भी 1 और साइन थीटा की वैल्यू भी 1, वो कब पॉसिबल होगा? जब मेरा थीटा 90 डिग्री का होगा। तो उस केस में क्या होता है कि भी मेरा फोर्स इक्वल आ जाएगा मैग्नेटिक फील्ड के। तो हमने कहा था कि मैग्नेटिक फील्ड तो आप बता ही दोगे, पहले मैग्नेटिक फोर्स पता कर लो। तो क्या है डेफिनेशन मैग्नेटिक फील्ड की कि मैग्नेटिक फील्ड इज इक्वल टू द मैग्नेटिक फोर्स एक्टिंग ऑन अ चार्ज ऑफ यूनिट, if acting on unit charge moving with unit velocity in perpendicular, क्योंकि 90 डिग्री का एंगल है ना, तो इन परपेंडिकुलर डायरेक्शन टू द मैग्नेटिक फील्ड। ये हमारी डेफिनेशन हो गई मैग्नेटिक फील्ड की, लिखी भी होगी शायद।
This will be defined as the particle carrying a charge q moving with velocity v in a magnetic field at a point experience a magnetic force. तो इसी को ही हम क्या कहते हैं, मैग्नेटिक फील्ड कहते हैं. और देखो भाई, ये k इक्वल्स टू f इक्वल्स टू क्यू वी बी साइन थीटा है. इसको मैं ऐसे से लिख सकता हूँ भाई, f इक्वल्स टू क्यू वी वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर. क्योंकि क्रॉस प्रोडक्ट क्या होता है, ए क्रॉस बी क्या होता है, ए बी साइन थीटा. वही तो करा मैंने, बी ए की जगह पर है, बी की जगह पे ये साइन थीटा. तो वी भी साइन थीटा की जगह पर मैं वी क्रॉस बी ऐसे लिख सकता हूँ ना. तो मैंने ये लिख दिया. अब ये पूरी हमारी डेफिनेशन हो गई. अब आगे इसका हम इम्पोर्टेंट पॉइंट्स यूनिट वगैरह पढ़ते जाएंगे. तो पहले तो मुझे ये बताइए कि ये क्लियर हुआ बढ़िया से, अच्छा वाला समझ में आया नहीं आया. ओके, वेरी गुड. एंड लबीब आपके, चलिए शाबाश. चलो अब आगे इसके ज़रा यूनिट वगैरह देख लेते हैं. इस फिलिंग के अंदर कितना टाइम बचा है, अभी है 2 मिनट मोर. देखिए भाई, तो फॉर्मूला हमारा ये निकल कर आ चुका है, एफ इक्वल्स टू क्यू वी बी साइन थीटा. ये फिर आप इसको क्यू वी वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर भी कह सकते हैं. अच्छा जी, अब जरा इसकी यूनिट की बात कर लें. तो B की जो यूनिट है, मैं B की बात कर रहा हूँ भाई, F की बात नहीं कर रहा. ये तो फोर्स है, उसकी यूनिट तो न्यूटन ही होगी. मैं B की बात कर रहा हूँ यहाँ पर, मैग्नेटिक फील्ड. तो यूनिट ऑफ B, इसकी जो यूनिट होती है उसका नाम है टेस्ला. अब इसका तो नाम आप भूल ही नहीं पाओगे भाई, टेस्ला का, है ना. कौन मालिक है टेस्ला का इस टाइम, जानती हैं आप उन्हें? टेस्ला एक कंपनी है जो कि कार बनाती है, जिसको चलाने की जरूरत नहीं होती है. ड्राइवरलेस कार इन्वेंट हो चुकी हैं इस दुनिया के अंदर. तो कौन लीड कर रहा है उसे, नहीं मालूम नहीं. जो स्पेस एक्स का भी मालिक है. अरे मैं कह रहा हूँ टेस्ला का मालिक कौन है, स्पेस एक्स भी उसी का ही है. पेपैल भी कंपनी उसी की थी. नॉलेज रखा करो थोड़ी, साइंस के स्टूडेंट हो. इलॉन मस्क, यही तो जनाब है जो तैयारी कर रहे हैं आपको मार्क्स को लेके जाने की. एक सेकंड में दोबारा ज्वाइन कर लें.
हाँ जी, तो फिलहाल एलॉन मस्क को आप यहीं पे छोड़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। ये नहीं पूछा जाएगा कि भाई टेस्ला फिलहाल ये जो आपकी यूनिट है टेस्ला, ये वो वाले टेस्ला कंपनी का नाम से नहीं रखी गई है, कभी खुश बोले तो बता रहे थे। ये आपके निकोला टेस्ला जो साइंटिस्ट रह चुके हैं, महान हस्ती, उनके नाम पर है। चलो ऐसा यूनिट तो हमारी ये हो गई, टेस्ला हो गई। और भी यूनिट होती है, इसकी एक यूनिट और भी है जिसको हम कहते हैं वेबर पर मीटर स्क्वायर। तो वो भी मैग्नेटिक फील्ड की ही यूनिट है, वेबर पर मीटर स्क्वायर। इसका डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होता है? अब डायमेंशनल फॉर्मूला बताऊं कैसा है? ये डायरेक्ट बस चलो बता ही देता हूँ भी, F इक्वल्स टू क्यू वी बी साइन थीटा है। तो B की वैल्यू क्या हो जाएगी? F अपॉन क्यू इंटू वी। अब साइन थीटा आप कहोगे कहाँ गया? तो भाई साइन थीटा की हमारे जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज है उनकी कोई डायमेंशन नहीं होती, पढ़ा होगा आपने 11th क्लास के फर्स्ट चैप्टर में। तो यहाँ पे साइन थीटा की कोई डायमेंशन नहीं होगी। फोर्स की डायमेंशन क्या होती है भाई? MLT-2। चार्ज का फॉर्मूला IT होता है ना, IT होता है। यहाँ पे मैं इसको Q की जगह पे IT यहीं पे लिख देता हूँ, ये IT हो गया। ओके, और ये हमारी वेलोसिटी है, कभी पोटेंशियल समझो। तो I के लिए आता है एम्पियर, टाइम के लिए आता है कैपिटल T, और वेलोसिटी के लिए क्या आता है? LT-1। तो इन सबको आप ऊपर लेके जाएंगे तो यहाँ से हमारी डायमेंशन जो निकल कर आ रही है भाई, देखो M आ रहा है, M की पावर 1 ही है। यहाँ पे देखो T भी है और T की पावर -1 भी है, तो ये तो दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे। ऐसे कैंसिल करके दिखाते हैं, बस मैं समझाने के लिए कर रहा हूँ। और देखो ऊपर L है, नीचे L है, तो ये भी कैंसिल हो रहा है। तो कुछ नहीं बचा, बस M की पावर 1, ये ऊपर आया तो A की पावर -1 और T की पावर -2। बिल्कुल एग्जैक्टली देखो, ये हमारी डायमेंशन है किसकी? मैग्नेटिक फील्ड की, मीन्स B की। ये आपको 11th में पढ़ा होगा, नहीं आता है या नहीं आता है? मैंने ये सोच के बताया कि आपने ये पढ़ रखा है पहले। मैसेज कर दीजिए, आपकी आवाज़ नहीं आ रही है। आगे बढ़े। ठीक है, चलो आगे आते हैं। इम्पोर्टेंट पॉइंट, कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स की अगर हम बात करें तो देखो भाई, वेक्टर फॉर्म में हमने क्या बताया, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो भाई, F इक्वल्स टू, ऊपर लिखा हुआ भी है मैग्नेटिक, भाई फोर्स भी आपकी वेक्टर क्वांटिटी है तो फोर्स के ऊपर भी वेक्टर का साइन बनाना पड़ेगा। तो F वेक्टर इज इक्वल्स टू Q और ब्रैकेट में भाई V वेक्टर क्रॉस B वेक्टर, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं। तो ये हमारा पहला पॉइंट हो गया भाई। दूसरा पॉइंट क्या हो गया, समझिए कि ये जो हमारी मैग्नेटिक फोर्स होगी ये वेलोसिटी के परपेंडिकुलर होती है, क्योंकि हमेशा याद रखना कि भाई इसका जो आपका मैग्नीट्यूड आएगा फोर्स का, क्रॉस प्रोडक्ट, किसी भी चीज के क्रॉस प्रोडक्ट की जो वैल्यू आती है वो हमेशा उस प्लेन के परपेंडिकुलर आती है। तो यहाँ पे आप V और B के जब आप क्रॉस प्रोडक्ट करा रहे हो तो इसकी जो फोर्स आ रही है वो परपेंडिकुलर आएगी। तो मतलब हमारी जो फोर्स होगी वो वेलोसिटी के परपेंडिकुलर होगी, मतलब फोर्स और वेलोसिटी की डायरेक्शन 90 डिग्री के एंगल पर होगी। तो अगर आप इनका डॉट प्रोडक्ट निकालते हैं F डॉट V, डॉट प्रोडक्ट का फॉर्मूला क्या होता है? cos थीटा, FV cos थीटा। अब जब Q के इन दोनों के बीच परपेंडिकुलर है मीन्स ये cos 90 होगा, और cos 90 हम सब जानते हैं वो 0 होता है, तो ये 0 आएगा। नोट्स में तब ये लिखा हुआ नहीं, क्योंकि ये सब बच्चों वाली बातें हैं। ऐसे ही भी अगर हम बात करें मैग्नेटिक फील्ड,
बता दिया कि जो हमारी फोर्स आई होगी वो इन दोनों के परपेंडिकुलर आई होगी, तो बी के भी परपेंडिकुलर है मतलब, तो फोर्स हमारा बी के परपेंडिकुलर है, तो इनका भी डॉट प्रोडक्ट हमारा 0 यहाँ है अभी। एफ वेक्टर डॉट बी वेक्टर क्या होगा, एफ बी कॉस थीटा मीन्स कॉस 90, और कॉस 90 0 होता है तो ये सभी 0 होगा। ठीक है, ये थर्ड पॉइंट हो गया हमारा। नाउ फोर्थ पॉइंट, अब ये क्या कर रहे हैं, डायरेक्शन ऑफ फोर्स कैन बी कैलकुलेटेड बाय फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल। सुनिए ध्यान से, अब राइट हैंड का काम चल रहा था भाई अब तक, अब काम शुरू होगा लेफ्ट हैंड का, तो जरा लेफ्ट हैंड को अपने तैयार कर लीजिए और अब समझिए। अब हम आपको बताने जा रहे हैं फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल के मतलब ये जो हमारी फोर्स जो लग रही है किसी भी मूविंग पार्टिकल के ऊपर, तो वो किस डायरेक्शन में फोर्स लग रही होगी, मैग्नेटिक फोर्स। अगर उसकी डायरेक्शन आपको निकालनी है देन यू हैव टू यूज फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड वाला रूल। बता दिए किससे यूज होता है, अब कैसे यूज होगा अब ये बता देता हूँ। देखिए भाई, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल शॉर्ट में लिख देता हूं भाई, FLHR। इसमें क्या होता है, हमारी जो फर्स्ट फिंगर है, ये लेफ्ट हैंड की बात हो रही है, तो लेफ्ट हैंड जरा अपन तैयार कर लो, ये हमारा लेफ्ट हैंड है। ओके, तो हमारी जो फर्स्ट फिंगर नीचे वाली दिख रही है, फर्स्ट फिंगर लिया मैंने, तो फर्स्ट फिंगर को आप रखोगे मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में फर्स्ट फिंगर आएगी। ठीक है, पहली वाली फिंगर जो है आपकी मैग्नेटिक फील्ड मीन्स डी की डायरेक्शन में ना। अब ये जो हमारी मिडिल वाली फिंगर होती है, बीच वाली, ये आप कहाँ रखोगे, मिडिल फिंगर, ये आप रखोगे मोशन, भाई जो भी हमारा चार्ज पार्टिकल है वो उसका मोशन मीन्स वो किस डायरेक्शन में मूव करता है, मीन्स उसकी वेलोसिटी की डायरेक्शन हो गई, तो वो होगा। और जो थंब होगा, थंब आपका थंब अंगूठा, तो वो आपको बताएगा मैग्नेटिक फोर्स मीन्स एफ। इसको मैं भी कह देता हूँ इस टाइप से, तो ये आपको एफ थंब बताएगा। ठीक है, चलो अब जरा आपको एक इसका एग्जाम्पल करवा देता हूँ, नोट्स में तो फिलहाल नहीं है। मान लीजिए कि एक हमारा चार्ज पार्टिकल Q इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है v वेलोसिटी से, और जो इसके ऊपर मैग्नेटिक फील्ड की जो डायरेक्शन है, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है आउटवर्ड मीन्स अंदर से बाहर की ओर। तो आपसे ये पूछा जा रहा है कि भाई मैग्नेटिक फोर्स इस पार्टिकल को बस किस डायरेक्शन में लग रही होगी। बस एक ही एग्जाम्पल कराऊंगा, ध्यान से सुन लीजिए। क्या दे दिया इन्होंने, आपका पार्टिकल किस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, और ये दे दिया कि जो हमारी मैग्नेटिक फील्ड है उसकी क्या डायरेक्शन है। मैग्नेटिक फील्ड जो है वो किस डायरेक्शन में हमारी आउटवर्ड है। देखो जरा क्या करोगे, पहले अपनी फर्स्ट फिंगर निकालिए, बाकी सब बंद कर दिए। फर्स्ट फिंगर आ गई, निकालो जल्दी से, हाथ बांध के नहीं बैठना है, अपनी फिंगर निकालो जल्दी से। तो फर्स्ट फिंगर, और लेफ्ट हैंड की बात हो रही, कभी राइट हैंड लेके बैठे हो, फर्स्ट फिंगर लेफ्ट हैंड की, तो वो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में है। तो मैग्नेटिक फील्ड हमारी कहाँ है, आउटवर्ड, बोर्ड से बाहर आ रही है, तो मीन्स ऐसे आ रही है, ऐसे आग की तरफ। ठीक है, तो हमने ये बाहर कर लिया, हमारी फिंगर अब बाहर ही रहेगी, इसको हम यहाँ से नहीं हिलाएंगे, यहीं पे रहनी है, कुछ भी हो जाए। ठीक है, दूसरा काम क्या करना है, जो हमारी मिडिल फिंगर है वो मोशन बताती है, तो ये जो बीच वाली जो फिंगर है ये क्या बताएगी, मोशन। तो मोशन किधर हो रहा है भाई, ऐसे हो रहा है, सामने की तरफ हो रहा है मोशन। तो ये जो मिडिल फिंगर है, ठीक है, बीच वाली, इसको मैं मोशन की तरफ लेकर जाता हूँ। ये देखो, ये वाली जो फिंगर है बीच वाली, इसको, ये आपकी तरफ से रह रही है मेरी, ये चेंज नहीं होगी अपनी जगह से। तो ये जो मेरी मिडिल फिंगर है, ये देखो मोशन ऐसे हो रहा था, ऐसे चली गई,
देखो ज़रा ध्यान से, ये मेरा नीचे थंब है, ये जो फर्स्ट वाली फिंगर है ये आपकी तरफ आ रही है, ठीक है, जो कि आपको मैग्नेटिक फील्ड बता रही है। ये जो मिडिल वाली फिंगर है, ये देखो मोशन उधर हो रहा था तो ये उधर चली गई, और ये जो मेरा थंब है ये नीचे की तरफ आ रहा है। तो मैंने क्या बताया था, ये जो थंब की डायरेक्शन होती है यही हमें क्या बताती है, फोर्स। तो इसका मतलब ये जो मेरा चार्ज पार्टिकल है इसके ऊपर जो फोर्स लग रही है वो किधर लग रही है, नीचे की तरफ लग रही है भाई, और ये डाउनवर्ड है। देखो नीचे आया ऐसे, ऐसे नहीं आया, वो वर्टिकल डाउनवर्ड ऐसे होता था, ये कभी ऐसे आया ना, तो ये सिंपली हमारा डाउनवर्ड है। बताओ भाई समझ में आई बात नहीं? चलो शाबाश। अब आगे आते हैं, फिफ्थ पॉइंट पर आ जाते हैं। हमारे ये इंपॉर्टेंट पॉइंट चल रहे थे ना, फोर्थ बता दिया, फिफ्थ पॉइंट क्या है कि अगर ऐसा हो जाए कि हमारी वेलोसिटी और हमारी मैग्नेटिक फील्ड दोनों की डायरेक्शन या तो सेम हो या अपोजिट हो, मीन्स ये जो मेरा चार्ज पार्टिकल है जिस डायरेक्शन में मेरी मैग्नेटिक फील्ड है या तो उसी डायरेक्शन में चले या फिर उसकी अपोजिट डायरेक्शन में चले, तो दोनों ही केस में हमारी मैग्नेटिक फोर्स 0 होगी। याद रखना, कैसे याद रखने की जरूरत भी नहीं है, वही फॉर्मूला क्या है, QVB sin थीटा। अगर ये दोनों सेम डायरेक्शन में तो एंगल 0 होगा, तो साइन 0 की वैल्यू 0 होती है, और अगर ये अपोजिट डायरेक्शन में है तो एंगल 180 होगा, तो साइन 180 की वैल्यू भी 0 होती है। तो दोनों ही केस में हमारा ये 0 हो जाएगा ये वाली टर्म, तो भाई वो फोर्स हमें 0 ही देगी, तो जो आपके बाकी की वैल्यू है, ठीक है। तो इस केस में क्या होगा भाई हमारा, इन दिस केस देखो नीचे लिखा हुआ है कि हमारी जो स्पीड है वो तो चेंज नहीं होगी भाई, जो हमारा पार्टिकल है जितनी स्पीड से चल रहा है मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में चलता रहेगा, क्योंकि जब कोई फोर्स ही नहीं लग रही उसके ऊपर। दूसरा, उसकी काइनेटिक एनर्जी भी चेंज नहीं होगी, उसका मोमेंटम भी चेंज नहीं होगा, कुछ भी चेंज नहीं होगा, और उसका जो पाथ है वो स्ट्रेट था, स्ट्रेट ही रहेगा, सीधी जैसे जैसे जा रही थी वैसे वैसे जाएगी। लेकिन लास्ट पॉइंट ये होता है, अगर आपकी वेलोसिटी और आपके मैग्नेटिक फील्ड का एंगल बीच का 90 हो जाता है, मीन्स ये जो थीटा है ये 90 हो जाता है, तो उस समय पर भाई हमारी फोर्स होगी, और वो जो फोर्स होगी मैक्सिमम फोर्स होगी, वो मैग्नेटिक फोर्स मैक्सिमम होगी उस समय पे, तो विच इज QVB, क्योंकि साइन 90 क्या हो जाएगा 1, यहाँ पे 1 लिख गया तो QVB ही आएगा। तो इस समय पे जो हमारी मैग्नेटिक फोर्स है वो मैक्सिमम है। तो क्या होगा इन दिस केस, पहला भाई उसकी स्पीड तो चेंज नहीं होगी, जितनी स्पीड से चल रहा है वेलोसिटी तो वही जानी है, नहीं मतलब स्पीड चेंज होगी वेलोसिटी चेंज हो जाएगी, हाँ क्योंकि दोनों चीज़ अलग अलग है ना। स्पीड हमारी चेंज नहीं होगी, काइनेटिक एनर्जी भी हमारी चेंज नहीं होगी, लेकिन हमारी वेलोसिटी चेंज हो रही है। वेलोसिटी चेंज क्यों हो रही है, क्योंकि मैग्नेटिक फोर्स जो है, अगर आपका चार्ज पार्टिकल ऐसा लग रहा है तो हो सकता है कि भाई उसकी डायरेक्शन ऐसे घूम गए है ना, अगर इधर चला गया हो, मतलब अगर ऐसे जा रहा है तो हो सकता है कि ऐसे नीचे को हो गया हो, तो उसकी डायरेक्शन चेंज हो गई। ये हमने आपको मालूम ही है पहले से कि जब हमारी डायरेक्शन चेंज होती है तो मतलब वेलोसिटी चेंज हो रही है, क्योंकि वेलोसिटी हमारी डायरेक्शन पे डिपेंड करती है। समझ में आ गई बात। मोमेंटम भी हमारा डायरेक्शन पे डिपेंड करता है, P=mv होता है, तो फिर हमारी मोमेंटम भी चेंज हो जाएगा, तो मोमेंटम विल ऑल्सो चेंज, क्यों, क्योंकि डायरेक्शन चेंज हो रही है। तो इस समय पे जो हमारा पाथ होगा हमारे कोई भी चार्ज पार्टिकल का, तो वो देखो सीधा सीधा ऐसे चलता हुआ आ रहा था ना, ऐसे स्ट्रेट चलते चलते जैसे ही वो मैग्नेटिक फील्ड के मतलब रास्ते में आया तो वो अब आपका ऐसे सर्कुलर पाथ हो जाएगा, ऐसे घूम जाएगा पूरा, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा जो पाथ होगा वो सर्कुलर मोशन हमें देगा, ठीक है। उम्मीद है यहाँ तक क्लियर होगा। कोई डाउट है इसमें तो पूछ लीजिए। और अगर समझ में आ गया तो आप हैंड रेज कर दीजिए, मैं समझ जाऊंगा। चलो बहुत शाबाश। अब इसके बाद आता है हमारा बायोट-सावर्ट लॉ। अब क्योंकि टाइम हो चुका है और वो थोड़ा डिटेल में मैं आपको समझाऊंगा, अच्छा लॉ है, और आगे हम उसके ऊपर न्यूमेरिकल भी कर लेंगे, तो वो हम कल कंटिन्यू करते हैं। आज के लिए बस इतना ही।